सभी छात्रों को छात्राओं को नमस्कार है जी। तो आज लर्न एंड फन 11th एंड 12th पे हम लोग फाइनली केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा यहाँ पे फिज़िक्स तो चल ही रहा था जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लिया है और वेव ऑप्टिक्स जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आज से हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग उठा रहे हैं जो कि सरफेस केमिस्ट्री है, और इस चैप्टर को उठाने का कारण ये है कि ये थियोरेटिकल चैप्टर है और मतलब मेरे ऑफलाइन में ऐसा होता है कि ये बहुत अंडररेटेड सा चैप्टर रहता है। मतलब कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं ऑर्गेनिक पे, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं चैप्टर अंडररेटेड रह जाता है। बट ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी और स्कोरिंग भी है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जितना हमारे पास समय है उसके हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग एक काइंड ऑफ इन लेक्चर्स को रिवीजन लेक्चर जो है वो रखने वाले हैं। मतलब कि कहने का ये है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, मतलब जाएंगे जहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन जो टॉपिक बहुत ईजी हैं उसके जहाँ हम लोग 10 एग्जाम्पल देने चाहिए वहाँ पे उन्हें हम 5 पर रोकेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि हमने जो ये चैनल है तो जो जिस टाइम पे शुरू किया है उसको नज़र रखते हुए हम लोगों को किस तरीके से प्लान बनाना है ताकि हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम के टाइम तक। चलिए, तो सरफेस केमिस्ट्री जो है वो शुरू करते हैं। बाकी जो क्लासेस हैं, जब ये लेक्चर आप तक पहुंचेगा शायद बाकी क्लासेस का स्केड्यूल भी आप तक पहुंच चुका होगा, नहीं तो पहुंचने वाला होगा, लेकिन बाकी सारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। इंग्लिश आपको तानिया मैम पढ़ाने वाली हैं, मैथ्स आपको अक्षय सर पढ़ाने वाले हैं, बायोलॉजी आपको शिवांगी मैम पढ़ाने वाली हैं। तो बाकी लेक्चर और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बाकी लेक्चर्स भी आप तक जल्द ही पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी थे लर्न एंड फन 9-10 पे, वहाँ पे फिर साइंस एंड फन, फिर साइंस एंड फन का इवेंट, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम। बट अब हम लोगों ने पूरा अपना बैंडविड्थ निकाल ली है आपके यहाँ पे भी क्लासेस को डालने के लिए। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले बात की जाएगी कि ये चैप्टर जो है वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं, आप लोग जानते होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में हमारा पी ब्लॉक आ गया, जो हमारे 11th में एस ब्लॉक आया था, वो सब हमारे इनऑर्गेनिक के थे। ऑर्गेनिक के इस बार हमारे पास 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आ रहा है अमीन्स। और ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स और एक आ रहा है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री, ये और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये 4 चैप्टर, यानी इस बार हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वेटेज है टर्म 2 में, वो आप कह सकते, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स की जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आप कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री की है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 आ रहा है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है उससे पहले हमें समझना होगा कि सरफेस क्या होता है ना। तो बाउंड्री विच सेपरेट 2 बल्क फेजेस। बेटा ऐसी कोई भी बाउंड्री बच्चों जो 2 बल्क फेजेस को आपस में क्या कर देती है, अलग कर देती है। ऐसी कोई भी बाउंड्री जो 2 बल्क फेजेस को आपस में अलग कर देती है उसे बोलते हैं सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं एक बल्क फेज हूं और ये कमरे के अंदर हवा भी एक फेज है, तो इस कमरे की हवा और मुझे जो अलग कर रही है वो है मेरी स्किन, है ना। इस कमरे की हवा और मुझे जो अलग कर रही है वो है स्किन मेरी, तो स्किन हो गया सरफेस। बिल्कुल ऐसे ही जिस कमरे में मैं भी हूं उसके साथ में भी एक कमरा है, तो वो कमरा और मेरे कमरे के बीच में जो दीवार है जिसको मैं टच कर पा रहा हूं, ये क्या हो गया, सरफेस। यार सरफेस मतलब जिसको भी आप छू पा रहे हो, अगर सॉलिड सरफेस की बात करें। जिस बेंच पे आप बैठे हुए हो या जिस टेबल पे आपने अपने बुक को रखा हुआ है, जिस जगह पे आपने अपने बुक, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई टेबल है, अब टेबल पे आपने एक बुक रखी हुई है, तो बुक और टेबल के बीच में जो लाइन आ गई वो सरफेस है। अब वो लाइन आप बुक की समझ लो, अब वो लाइन आप टेबल की समझ लो, बात एक ही है। लेकिन सरफेस क्या है, ऐसी कोई चीज जो 2 बल्क फेजेस को आपस में अलग करती है, उसको सरफेस बोलते हैं। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ हाइफन। इसको हम हाइफन या फिर स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये बोलना है कि कोई सॉलिड के ऊपर आके कोई गैस है प्रेजेंट, तो उनके बीच में एक सरफेस बनाना है। जैसे कि मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक टेबल है जो कि सॉलिड है और उसके ऊपर आके कोई गैस बैठी हुई है, तो ये लाइन जो हो गई
यानी ये जो लाइन हो गई ये हो गई सरफेस। सरफेस क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो दो बल्क फेजेस को आपस में क्या कर देती है? अलग कर देती है ना। सरफेस यार बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। मान लो मुझे दिखाना है कि सॉलिड के ऊपर कोई लिक्विड आके बैठा हुआ है उसके सरफेस पे, तो मैं बीच में ऐसे हाइफन लगा दूंगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक सरफेस को। ड्यू टू कंप्लीट मिसेबिलिटी, अब दो गैसेस हमेशा एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं। हाँ, हम जानते हैं। अब आप कहोगे कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर आप कह दोगे लिथोस्फेयर है, ऐसे ट्रोपो आयनो ऐसे करके जो भी लेयर्स हैं, मुझे नाम भी नहीं पता। तो सर उनके बीच में सरफेस बनता है क्या? आंसर ऐसा नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सबसे नीचे लिथोस्फेयर है और मान लेते हैं उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर है। तो लिथोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एग्जैक्टली कोई सरफेस नहीं बना हुआ है बच्चों। लिथोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर कॉन्टिन्यूस है। मतलब कैसे? जैसे ऐसा ऊपर गए तो लिथोस्फेयर खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ट्रोपोस्फेयर शुरू हो रहा है। ऐसा कोई एग्जैक्ट सरफेस नहीं है कि ये आ गया भैया हमारा लिथोस्फेयर, यहां तक इसके जस्ट ऊपर चलोगे तो ट्रोपोस्फेयर है, जस्ट नीचे आओगे तो भैया कोई और है। ऐसा नहीं है। मतलब क्या हो रहा है भाई? धीरे 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 लिथोस्फेयर खत्म और उसी के बाद धीरे 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 कौन शुरू हो गया? ट्रोपोस्फेयर। यानी देयर इज नो एग्जैक्टली कोई सरफेस, उनके बीच में कोई एग्जैक्ट सरफेस नहीं है और दो गैसेस के बीच में हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैसेस एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, कंप्लीटली घुल जाती हैं। दैट इज व्हाई देयर इज नो सरफेस या देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दो गैसेस के बीच में सरफेस बन जाए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, एक कंटेनर में ए गैस ले ली, एक में बी ले ली, बीच में कोई प्लास्टिक की लेयर लगा दी, है ना। एक नीचे बीकर ले लिया, उसमें गैस भरी, उसके ऊपर ग्लास की एक शीट लगाई, दूसरे वाले बीकर में एक और गैस भर के उसके ऊपर उल्टा रख दिया। अब वो प्लास्टिक क्या हो गया? सरफेस। लेकिन दो गैसेस के बीच में एज सच कोई सरफेस बन नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है जी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दो गैसेस के बीच में कभी भी कोई सरफेस नहीं हो सकता। तो सरफेस क्या है? बहुत क्लियर है। अब सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री कैसे या क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स। मान लेते हैं आपके पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है। अब वो आयरन की रॉड पे रस्ट लगता है, जंग लगता है, सबको पता है। अब अगर आयरन की रॉड पे जंग लग गया, रस्ट लग गया, तो कुछ टाइम बाद अगर मैं उस जंग लगी हुई रॉड को काटता हूं या तोड़ता हूं, कैसे भी मान लो, तो अंदर तक जंग होगा या जंग सिर्फ सरफेस पे होगा? तो आंसर है जंग अंदर तक नहीं जा पाएगा, रस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा। ये हमारे पास आयरन की रॉड है, तो ऑक्सीजन इसके ऊपर आके बैठती है और रस्ट सिर्फ सरफेस पे होता है। अगर मैं इसको काटता हूं तो जो मुझे अंदर मुझे आयरन मिलेगा उस पर रस्टिंग नहीं होगी। इसका मतलब जो कोरोजन है वो सिर्फ सरफेस पे हो रही है। तो सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, अब आप ये भी मत समझना कि सरफेस पे कोई केमिकल रिएक्शन ही होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगेन फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि डिसोल्यूशन, इस पे मैं आऊंगा अभी, लेकिन यहां तो आ गया कोरोजन। जब किसी भी मेटल का कोरोजन होता है, जरूरी नहीं है आयरन का, ऐसे कॉपर का भी कोरोजन होता है, हम सब जानते हैं। उसके ऊपर ग्रीन कलर की मान लो लेयर बन गई, तो वो सिर्फ सरफेस पे बनी हुई है, अंदर नहीं जा रही है, तो सरफेस पे कोरोजन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन आप ये गलत, एक सेकेंड, अरे माइक तो टेढ़ा नहीं हो रहा, एक सेकेंड, आएगा सब ठीक। हाँ, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप ये जरूर समझें, ये बात अपने दिमाग में जरूर डालें कि जरूरी नहीं है कि सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होना ये केमिस्ट्री है। आप सब जानते हैं फिजिकल प्रोसेस भी केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं यार, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है डिसोल्यूशन। शायद आपको पता हो, बचपन में कभी आपने किया हो या आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया जाता है। मान लो पानी में छोटी छोटी गंदगियां हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं, जो नीचे ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो मिट्टी के पार्टिकल बैठ जाता है लेकिन वो बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो वो बहुत ऐसे पानी में घूम रहे हैं। अब अगर हम उसके अंदर बच्चों क्या करें, फिटकरी समझते हो, एलम, उसको धागे से बांध कर टंगा दें, तो फिटकरी क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को या छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेती है। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है यार, अभी तो ये चैप्टर में आगे पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कारण है। लेकिन वो एलम, वो फिटकरी अपने ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स को चिपका लेती है। मान लो एक कंटेनर से मिट्टी है, मैंने इसके अंदर फिटकरी यानी कि एलम को डाल दिया, तो वो एलम क्या करेगी कि आसपास से डस्ट पार्टिकल्स अपने ऊपर चिपका लेगी। अब वो डस्ट पार्टिकल फिटकरी के ऊपर आके बैठेंगे
या अंदर भी जाएंगे? तो आंसर है सिर्फ ऊपर आके बैठेंगे, सिर्फ सरफेस पे बैठेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया, इसको डिसोल्यूशन या इन सम केसेस क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो कोरोजन हो गया, जो कि एक एग्जाम्पल है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और सरफेस पे हो रही है। डिसोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि फिजिकल प्रोसेस है लेकिन वो सरफेस पे हो रहा है। तो पहली बात तो ये समझे कि सरफेस केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस चैप्टर में ना के बराबर 2 या 3 केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरा चैप्टर फिजिकली रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या होता है, आई होप सबको पता ही होगा। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर हमने 2 रॉड डाल दी, ये रॉड डाल दिए, ये भी रॉड डाल दिए, और इसके अंदर हमने बिजली पास करा दी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस रॉड पे जब हमने पॉजिटिव लगाया और इस रॉड पे जब नेगेटिव लगाया और इस कंटेनर में पानी है, थोड़ा बहुत एसिड है, आपको पता है, तो क्या होगा? आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव रॉड पे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस आके बैठ जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और इस वाली रॉड पे आके हाइड्रोजन गैस आके बैठ जाएगी नेगेटिव पे, आप सबको पता है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो गैसेस आके बैठ रही हैं इस रॉड के ऊपर, क्या ये रॉड के ऊपर आके बैठ रही हैं या अंदर भी जा रही हैं? मतलब क्या वो इसके सिर्फ सरफेस पे बैठ रही हैं? तो आंसर है हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसके कहां बैठ रही हैं बच्चों? सरफेस पे बैठ रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहां बैठ रही हैं? इसके सरफेस पे। यानी ये गैसेस इसके सिर्फ और सिर्फ कहां आके बैठ रही हैं बच्चों? सरफेस पे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा जब गैसेस या कोई भी चीज किसी के कहां आके बैठ रही हो? सिर्फ सरफेस पे, दिस इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। इसे क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हम बहुत अलग अलग तरीकों से सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोबारा से 2 वर्ड समझें, क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक है। सरफेस मतलब जो 2 बल्क फेजेस को अलग करता है, और ऐसी केमिस्ट्री जो सरफेस पे हो रही होती है 2 चीज़ों के, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना? जो किसी सरफेस पे हो रही हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, चाहे वो केमिकल, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो आता है एडजॉर्प्शन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ड क्या है? एडजॉर्प्शन। आज से पहले आपने बहुत एक वर्ड सुना होगा, उस वर्ड का नाम है एब्जॉर्प्शन। ये वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा। इस वर्ड का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना। टिश्यू पेपर को आपने पानी में डाला, उसने पानी को सोख लिया, है ना? दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन की विक यानी कि बत्ती बनाई और दिए में उसको तेल में डाल दिया, तो वो तेल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड। यानी किसी भी पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रह जाना, अंदर ना जाना, इट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। आई रिपीट, किसी भी पार्टिकल का सिर्फ कहां रह जाना? सरफेस पे रह जाना, अंदर ना जाना, दिस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। अब कैसे होता है ये? अगेन बहुत सारे एग्जांपल, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। लेकिन आप ये देख लो, कोरोजन, मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन हुई, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन सरफेस पे आके बैठा, अंदर नहीं गया, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अगर वो अंदर चला जाएगा पानी की तरह, जो कि टिश्यू पेपर में चला जाता है, तो वह एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ और सिर्फ कहां रह रही है? सरफेस पे रह रही है, अंदर नहीं जा रही है, इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन। इलेक्ट्रो प्रोसेस में गैसेस कहां पे आके बैठी? सरफेस पे, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। फिटकरी के ऊपर मिट्टी के पार्टिकल कहां आके बैठे? सरफेस पे आके बैठे, अंदर नहीं गए, इट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन मतलब पार्टिकल्स का ऊपर आके बैठना, अंदर ना जाना। ये बात ध्यान रखना, पार्टिकल्स का सिर्फ ऊपर आना, सरफेस पे आना, अंदर ना जाना, इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है। यार एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी गाड़ी के शीशे पे मिट्टी आके चिपकी हुई है, वो ग्रेविटी, पहली बात तो सवाल ये होता है कि गाड़ी पे मिट्टी आके चिपकती क्यों है? एक तो होता है मिट्टी आके बैठ गई, और एक होता है मिट्टी आके चिपक गई। अब जो उसकी छत है, गाड़ी की जो छत है, उस पर मिट्टी आई और आके बैठ गई, ग्रेविटी की वजह से आई, बैठ गई, रुक गई, ठीक है। लेकिन जो शीशे ऐसे हैं
उन पे जब मिट्टी के पार्टिकल आके चिपके तो यार बड़ी कमाल की बात यह है कि उन पार्टिकल्स को तो नीचे गिर जाना चाहिए था ड्यू टू ग्रेविटी, बट वो पार्टिकल शीशे पे क्यों चिपक गए। या अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर एक कमरे में बहुत सारी गैसेज हों और आप उस कमरे में चारकोल पाउडर मतलब जो चारकोल होता है, जो भुट्टे वाले भैया के पास मिलता है, प्रेस वाले अंकल के पास मिलता है, आंटी के पास मिलता है, उसका जो चूरा है उसको हम चारकोल पाउडर कह रहे हैं। वो चारकोल पाउडर को अगर आप एक कमरे में बिछा दो तो वो अपने ऊपर गैसेस को बैठाना शुरू कर देता है, मतलब एब्जॉर्ब कराना शुरू कर देता है। अगेन, जिस कमरे में आप अभी हो, कोई भी एक सॉलिड, आपका टीवी, आपके खुद के हाथ, कमरे की दीवारें, आपकी बुक, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन जिसमें मैं आपको नजर आ रहा हूं, उन सब पे कुछ ना कुछ आके बैठा हुआ है। अब आपको दिखे चाहे ना दिखे, चाहे कोई गैस आके बैठी हो, चाहे कुछ डस्ट पार्टिकल आके बैठे हो, पर ये होता क्यों है? चीजें दूसरी चीजों के ऊपर आके बैठती क्यों है? एडसॉर्प्शन होता क्यों है? पार्टिकल सरफेस पे आके बैठते क्यों है? इसका रीजन हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसका रीजन को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम पहले आपको बना के दिखाते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर एक सॉलिड है, हम यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल लेके समझेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, अब इस सॉलिड के अंदर बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? आंसर है बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। इनको आप मॉलिक्यूल कह लो, इनको आप आयंस कह लो, जो आपका मन करे आप इन्हें वो कह लो, ठीक है, जो आपका मन करे। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसको चारों तरफ से इसने सबने कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। यानी जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं, उनको ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से किसी ना किसी ने कवर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो बल्क वाले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम वाइब्रेट कर पाते हैं। वो बहुत ज्यादा, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब जो बल्क वाले पार्टिकल्स हैं, मतलब जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, वो ढंग से वाइब्रेट नहीं कर पाते, वाइब्रेट ना के बराबर करते हैं, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स की लो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिनकी वजह से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या कह लो एनर्जी लो हो जाती है। वहीं पे जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, अब सरफेस के पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल सरफेस के देखा जाए तो ये भी हैं, साइड से अगर देखें तो ये भी हैं, ये भी हैं। अगर नीचे जमीन पे पड़े हुए तो ये सरफेस पे नहीं है। यानी कि ये वाले जो पार्टिकल जिनको मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स सरफेस पे हैं। मतलब इनको, जैसे इन वाले पार्टिकल्स को इधर से किसी ने कवर नहीं किया हुआ, इन पार्टिकल्स को ऊपर से किसी ने कवर नहीं किया हुआ, इन पार्टिकल्स को साइड से किसी ने कवर नहीं किया हुआ, लेकिन कहने का अल्टीमेटली मतलब ये कि वो पार्टिकल्स हैं ये जो सरफेस पे हैं। अब अगर ये पार्टिकल्स बच्चों सरफेस पे हैं तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी? क्या इन पार्टिकल्स को कोई ऊपर से, या जैसे इनको ऊपर से कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये साइड वाले पार्टिकल्स को साइड से कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे। और ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काफ़ी हाई होगी। हम ऐसा कह सकते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो काफ़ी हाई होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू की होगी। और हम सब ये बचपन से जानते आ रहे हैं, बचपन से मतलब 2-4 साल पहले से, कि केमिस्ट्री में अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स अनस्टेबल होंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो पार्टिकल्स क्या होंगे? अनस्टेबल। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो इनके मुकाबले बच्चों क्या होंगे? स्टेबल। तो ये हो गए अनस्टेबल। क्यों हो गए ये अनस्टेबल? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और ये क्या हो गया? स्टेबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आप मुझे बताओ, अंदर वाले पार्टिकल्स स्टेबल हैं, बाहर वाले स्टेबल नहीं है, तो बाहर वाले पार्टिकल्स बेचारों ने क्या बिगाड़ा है बच्चों? आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो उनको भी पूरा अधिकार है कि वो भी स्टेबलाइज हो। तो सरफेस के पार्टिकल्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं? उनको अपने आसपास जो भी चीज मिलती है, उनको अपने आसपास जो भी चीज मिलती है, अब आप वो चीज कौन सी समझ रहे हैं? मान लो वो मिट्टी है, वो कोई गैस है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आसपास अवेलेबिलिटी क्या है। अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि अगर उनके पास 2 ऑप्शन है तो वो किसी एक को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे क्योंकि वो उनको पसंद है। वो सारी बातें अभी करेंगे। लेकिन सरफेस के पार्टिकल्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में, सरफेस के पार्टिकल्स अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में आसपास के जो भी पार्टिकल्स उनके पास अवेलेबल हो, चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो गैस हो, उनको अपने ऊपर क्या कर लेते हैं?
एडजॉर्ब कर लेते हैं। ये सारे पार्टिकल्स इनके ऊपर आके क्या हो जाएंगे बच्चों, एडजॉर्ब हो जाएंगे। और अगर ये पार्टिकल्स इनके ऊपर आके क्या हो गए, एडजॉर्ब, तो क्या होगा, तो ये वाले पार्टिकल्स जो नीले वाले थे, जो सरफेस के थे, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे क्योंकि उनको ऊपर से भी कोई कवर करने वाला होगा। अब होशियार बच्चों के दिमाग में या सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो हरे वाले पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सरफेस पे आके पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, जब ये पार्टिकल्स इनके ऊपर आके बैठेंगे, मतलब ये मान लो गैस है कोई, थोड़ी देर के लिए मान लो ये हरे वाले पार्टिकल कोई गैस है जो इस सॉलिड के ऊपर आके बैठ रही है। अब जब ये हरे वाले पार्टिकल इन सॉलिड के ऊपर आके बैठेंगे तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि वो सॉलिड के पार्टिकल तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन अब ये जो हरे वाले पार्टिकल्स हैं जो इनके सरफेस पे आ गए, अब उनको भी तो स्टेबलाइज होना है, उनके ऊपर तो कोई नहीं है ना। उसकी बात हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। अभी फिलहाल फोकस क्या है, आप ये समझो कि ये सरफेस के पार्टिकल स्टेबल नहीं थे, इनको स्टेबलाइज होना था, एंड फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर किसको बिठा लिया बच्चों, आंसर है आसपास जो भी अवेलेबल थे उनको बिठा लिया, और एज अ रिजल्ट ये स्टेबलाइज हो गए। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो ठीक है, ये डायग्राम में हटा दूंगा, इस स्लाइड का पार्ट भी नहीं रहेगा, तो इसका मेरे को लगता नहीं है कोई काम है। लेकिन आपको समझना है कि सरफेस के पार्टिकल्स क्यों एडजॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो सरफेस पे जो भी उनको मिलता है उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, पार्टिकल्स एट सरफेस आर हैविंग मोर क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी देन द पार्टिकल्स इन द बल्क, एंड हेंस दे आर अनस्टेबल। So for the sake of stability, the solid adsorbs substances over it। अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि सॉलिड के ऊपर चीज आके बैठ रही है। अगेन लिक्विड्स भी एड्सॉर्प्शन करते हैं, ऑल्दो उतनी अच्छी नहीं, वो हम बात की बात देख लेंगे, बट हाँ अभी हम सारा पढ़ाई सॉलिड्स को फोकस में लेके बच्चों करने वाले हैं। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं, बहुत सिंपल सी बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं एडजॉर्प्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है एडजॉर्बेट। अब ये क्या है, और साथ साथ चलाएंगे एडजॉर्बेंट को। अब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या है, देखो हमने भी क्या पढ़ा, पार्टिकल का, किसी पार्टिकल का सरफेस पे आके बैठना, अंदर ना जाना, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, ओके। अब जो पार्टिकल इनके सरफेस पे आके बैठेगा, जो पार्टिकल इनके सरफेस पे आके बैठेगा, मतलब क्या हुआ इसका, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चारकोल पाउडर के ऊपर ऑक्सीजन गैस आके बैठ रही है। क्यों बैठेगी, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि चारकोल पाउडर यानी कि जो भी एब्जॉर्ब करवा रहा है उसके सरफेस के पार्टिकल्स अनस्टेबल होंगे, है ना। तो चारकोल के पाउडर को हमने यहां बिछाया और उसने अपने ऊपर कौन सी गैस को एडजॉर्ब करा लिया, मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस को एडजॉर्ब करा लिया। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे आना, अंदर मत जाना। तो ध्यान से सुने, वैसे तो पूरे चैप्टर में हम एब्जॉर्प्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक आध जगह कंपेयर करने के लिए करेंगे तो करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि हम एडजॉर्प्शन बोले, एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं मैं। तो ऑक्सीजन गैस चारकोल के ऊपर आके बैठ गई। अब अगर ऑक्सीजन गैस चारकोल के ऊपर आके बैठ गई तो किसके ऊपर आके बैठी, एडजॉर्प्शन किसके ऊपर हुआ, चारकोल के ऊपर। तो किसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसे कहा जाता है एडजॉर्बेंट। जिसके ऊपर आके एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, अक्सर कुछ बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि बहुत बेसिक टर्म है एडजॉर्बेंट, और अगला आने वाला एडजॉर्बेट। जो आके बैठता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। जैसे ऑक्सीजन आके बैठा चारकोल के ऊपर, तो ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे लिए, एडजॉर्बेट। जो आके बैठता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पे आके बैठता है, जिस पे एडजॉर्प्शन होती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन आके बैठा तो चारकोल इज द एडजॉर्बेंट एंड ऑक्सीजन इज द एडजॉर्बेट। तो द सरफेस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट एट द सरफेस, जो आके बैठता है मतलब उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, एंड जिसके ऊपर आके बैठता है द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। लेकिन बच्चे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि एडजॉर्बेंट को ऐसे याद करो, एडजॉर्बेंच, बेंट बेंच, बेंट बेंच, बेंट बेंच, बेंच पे जाके हम बैठते हैं,
ऐसे एड्सॉर्बेंट पे हम बैठते हैं। एड्सॉर्बेंट वो है जिस पे एड्सॉर्प्शन होता है, जिस पे कोई जाके बैठता है। ऐसे ही एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट, बैट, बेट, बैट, बेट, बैट। अबे टोनी कक्कड़ गाना नहीं है यार। एड्सॉर्बेट, बैट, यानी कि एड्सॉर्बेट के ऊपर एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या है? एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर आके बैठ रहे हैं, बेंच। एड्सॉर्बेट, बैट, जो आके बैठता है वो कौन है? एड्सॉर्बेट। वैसे तो दो टर्म्स हैं, ऐसे भी याद किया जा सकता है, ये सब बकवास की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो ये शायद बात आपको याद आ जाएगी। मेरे टीचर ने मुझे बताया था मेरे टाइम पे, और एग्जाम में मैं अक्सर जब भूल जाया करता था तो ये बात आती थी याद कि हाँ यार एड्सॉर्बेंट बेंच होता था, मतलब जिस पे जाके हम बैठते हैं। बाकी तो दुनिया चली रही है बच्चों, ठीक है ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब एक और यहाँ पे टर्म आ रही है और वो है रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। मतलब एडसॉर्प्शन का उल्टा, एडसॉर्प्शन का उल्टा इसे हम डीसॉर्प्शन कहते हैं। एडसॉर्प्शन का उल्टा मतलब यार देखो, चीजें आके अगर बैठ रही हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है। आपकी गाड़ी पे शीशे पे मिट्टी आके बैठ गई, आप उसे हाथ मारो तो मिट्टी हट जाएगी। हटाना कैसे है ये आगे और आएंगे मेथड्स, बट अभी आप हेडिंग पढ़ लो ना, क्या है बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। यार कांच के ऊपर मिट्टी आगे बैठ गई, आप उसे हटा भी तो सकते हो ना। कांच के ऊपर मिट्टी को हाथ से हटा दो। चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन आगे बैठ गई, अभी बताएंगे। थोड़ा सा हीट कर दो चारकोल को, ऑक्सीजन हीट कर दो, जलाना नहीं है, हीट कर दो, ऑक्सीजन वापस से भाग जाएगी। आपके शीशे पे कोई चीज चिपक गई, वो हट ही नहीं रही है, उस पर कॉलिन मारो, कोई केमिकल मारो, हटा दो। यानी एडसॉर्प्शन का उल्टा इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन है पार्टिकल का आना, उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डीसॉर्प्शन, है ना। तो रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। यानी कोई चीज आके बैठी थी, इट इज एडसॉर्प्शन, आप उसको हटा दो। अब वो कैसे हटाना है? हीट कर दो, केमिकल एक्शन, मैकेनिकल, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है बच्चों। अच्छा, बहुत ही कमाल की एक टर्म आ रही है और वो है कि अगर एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, ये कमाल है, अगर एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन एक साथ हो रहा है इसे कहा जाएगा ज़ॉर्प्शन। अगर एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन एक साथ हो रहा है इसे बोलेंगे ज़ॉर्प्शन। मतलब ये कैसे हो सकता है? यार देखो, पहली बात तो एक चीज क्लियर करो, कई बच्चे ने बहुत गलत फहमी में जीते हैं इस टॉपिक में। मैं ऑफलाइन में तो बहुत बच्चे मैं देखता हूं कि एक टिश्यू पेपर को हमने पानी में डाला। अब बच्चा कहता है ये टिश्यू पेपर पानी में गया तो उसने क्या किया? तो आंसर है उसने किया पानी को एब्जॉर्ब। लेकिन बच्चा कहता है कि सर पार्टिकल अंदर गए तो सरफेस पे भी तो आए ना, पार्टिकल पानी के टिश्यू पेपर के अंदर गए तो सरफेस पे भी तो आए, तो सर ये एडसॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ। आंसर है नहीं, गलत। अगर कोई एक्स नाम का पार्टिकल उसके अंदर चला गया तो यार वो सरफेस से होके ही तो जाएगा। अगर एक्स नाम का पार्टिकल अंदर चला गया किसी चीज के तो वो एब्जॉर्प्शन है और वो होके तो सरफेस से जाएगा। कमाल की बात कर रहे हो। तो एब्जॉर्प्शन कोई एक पार्टिकल कर रहा है और एडसॉर्प्शन कोई एक पार्टिकल कर रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन एक ही चीज में एडसॉर्प्शन भी हो रहा, मतलब कोई एक पार्टिकल एडसॉर्प्शन कर रहा हो कि जैसे वो सरफेस पे रह रहा हो, और कोई एक पार्टिकल उसके अंदर तक भी जा रहा हो यानी कि एब्जॉर्प्शन कर रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ज़ॉर्प्शन। अगर एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहे हैं, दिस इज नोन एज ज़ॉर्प्शन। आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा। ऊपर क्या लिखा हुआ है छोड़ दो अभी। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने ब्लू कलर की, ऐसा करते हैं डार्क ब्लू कलर की, हमने बच्चों क्या ले ली? इसके अंदर एक इंक ले ली। इसके अंदर हमने ब्लू कलर की इंक ले ली। अब शायद आपको पता हो इंक बनती है मेनली दो चीजों से, एक होता है डाई और एक होता है उसका सॉल्वेंट। अभी के लिए हम सॉल्वेंट को वाटर ले रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो हमने यहाँ जो इंक ली है उसको हमने डाई प्लस वाटर से मिक्स करके बनाया है। अब हमने क्या किया? इसके अंदर एक चौक डाल दिया। चौक सब समझते होंगे। इसके अंदर हम लोगों ने, अबे क्या कर रहा है चौक के लिए, क्या क्या स्पेलिंग लिख रहा है आशु? हाँ, इसके अंदर हमने बच्चों एक चौक डाल दिया, ठीक है। अब वो चौक को हमने इसके अंदर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, मतलब थोड़ा ज्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट चलो डुबाए रखा। और 1 मिनट के बाद जब इस चौक को हमने बाहर निकाला ना बच्चों, तो कमाल की बात यह है कि सरफेस से ये ब्लू हो चुका है, लेकिन जब इस चौक को तोड़ा हमने, जब हमने इस चौक को तोड़ा तो अंदर से ये गीला है।
यानी जब हमने इस चौक को तोड़ा तो अंदर से ये ब्लू नहीं निकला, सरफेस पे ये चौक ब्लू था, लेकिन जब हमने इस चौक को तोड़ा तो अंदर से कमाल की बात यह है कि ये क्या निकला, गीला निकला, लेकिन नीला नहीं निकला। बाहर से हो गया बच्चों ये गीला, ओहो बाहर से हो गया बच्चों ये नीला, अंदर से हो गया बच्चों ये गीला। क्या मिला इसको, इसकी लाइफ का सिला। बेटा कहने का मतलब बाहर से ये हो गया है नीला, अंदर से हो गया ये गीला। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, दिमाग लगाने वाली बात है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है ना। क्या है, जब हमने इसको चौक को डाई इंक में डाला तो क्या हुआ कि जो डाई के पार्टिकल्स थे उन्होंने सिर्फ क्या किया, एडजॉर्प्शन, वो सिर्फ इसके सरफेस पे बैठे रहे। वहीं पे वाटर ने क्या किया बच्चों, एब्जॉर्प्शन, यानी वाटर जो है वो इसके कहां, सब ठीक है, सब ठीक है, वो इसके कहां तक चला गया बच्चों, अंदर तक चला गया। यानी वाटर चला गया इसके अंदर तक, क्योंकि उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया बच्चों, एब्जॉर्प्शन किया वाटर ने। लेकिन डाई ने क्या किया, एडजॉर्प्शन। तो डाई के पार्टिकल रह गए सरफेस पे, लेकिन वाटर के पार्टिकल चले गए उसके अंदर। तो एक सब्सटेंस ने किया एडजॉर्प्शन जो कि डाई है, और एक ने किया एब्जॉर्प्शन जो कि वाटर है, तो ये हो गया जॉर्प्शन। तो आंसर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, गिव एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन। तो व्हेन अ चॉक इज डिप्ड इन इंक द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक, जो कि लेट्स से ब्लू है, ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ डाई, वेयर एज इट इज वेट फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से गीला हो जाएगा जब उसको तोड़ेंगे, क्योंकि उसने पानी को क्या कर लिया बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन क्या है, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएं, इसे कहते हैं जॉर्प्शन। लेकिन ध्यान रहे, कोई एक चीज करवा रही होगी एडजॉर्प्शन, तो कोई एक चीज करवा रही होगी एब्जॉर्प्शन, दोनों अलग अलग चीजें करवा रही होंगी। ठीक है ना बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ तो हम समझ गए कि जॉर्प्शन क्या है, या एड्सॉर्बेंट क्या है, या एड्सॉर्बेट क्या है, या डीजॉर्प्शन क्या है, तो बेसिक टर्म्स हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ सवालों के, कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे एड्सॉर्प्शन के कंसेप्ट को थोड़ा सा और फाइन कर देंगे। पहला सवाल है, ये सारे सवाल एनसीईआरटी के, गिव रीजन व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर मोर इफेक्टिव एज एडसॉर्बेंट। कह रहे हैं कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक चारकोल का ऐसे करके एक पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म है, चारकोल, प्रेस वाले अंकल, भुट्टे वाले अंकल, और आप उससे कुछ एडसॉर्प्शन कराते हो, वर्सेस आप इसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और उससे कुछ एडसॉर्प्शन कराओ, तो कौन ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा बेहतर एडसॉर्प्शन करेगा? तो आंसर है ज्यादा बेहतर एडसॉर्प्शन कौन करेगा? जो पाउडर फॉर्म होगा। क्यों? इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म है। अब अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म है तो उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे, ऐसे 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 करके उसके पार्टिकल्स बैठे होंगे। अब ये जो पार्टिकल होगा अंदर वाला, ये जो होगा अंदर वाला, हम बात कर चुके हैं, ये पार्टिकल्स एडसॉर्प्शन नहीं करेंगे बिकॉज ये सरफेस के पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत सारे पार्टिकल्स, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अंदर भी नीचे भी कुछ होंगे, लेकिन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो पार्टिकल सरफेस पर ज्यादा आएंगे, सरफेस पर ज्यादा आएंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। एंड दैट इज व्हाई पाउडर फॉर्म में अगर हम चीजों को एडसॉर्ब कराते हैं तो वो ज्यादा बेहतर एडसॉर्बेंट बनेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से एडसॉर्प्शन कराएंगे। और यही नियम सिद्धांत लागू होता है एब्जॉर्प्शन में भी। बेटा जब हम अपने घरों में चाय बना रहे होते हैं या कोई खाना बना रहे होते हैं तो हम मसालों को पाउडर फॉर्म में डालें तो वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं चीजों के अंदर, है ना। जैसे अगर या तो आप साबुत मिर्च डाल दो लाल वाली, या फिर उसका पाउडर डालो, काली मिर्च साबुत डाल दो, या फिर आप उसका पाउडर डाल दो। अगेन हम लोग खड़े मसाले भी यूज करते हैं खाने में। आई डोंट नो व्हाई ऑल दीज मसालेज आर नोन एज खड़े मसाले, मुझे नहीं पता, क्योंकि खड़े तो ये होते नहीं है। मतलब मिर्च खड़ी कहाँ होती है, पता नहीं इन्हें खड़े मसाले क्यों बोलते हैं, इनको साबुत मसाले बोलना चाहिए, बट दे आर नोन एज खड़े मसाले। कोई बात नहीं, लेकिन खड़े मसाले जो हैं वो कहीं डिशेज में डलते हैं, एक ऐसे ठीक है टच देने के लिए,
ऐसे कोई यार फील देने के लिए, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ज्यादातर केसेस में हम वी शुड एक्चुअली यूज पाउडर फॉर्म। अब चाय बना रहे हैं, ऐसे इलायची पेल दी साबुत, मजा नहीं आएगा उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन पाउडर फॉर्म में डालोगे तो वही एक इलायची 2-3 इलायची का काम करेगी, है ना आप समझ। तो ऐसे ही जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होता है, और एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का सवाल है। क्या सवाल है कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस घूम रही है, उस कंटेनर में गैस घूम रही है, गैस कोई भी गैस हो सकती है। अभी के लिए कह रहे हैं NH3SO2, NH3 और SO2 नाम की गैसेस उसके अंदर घूम रही हैं, ओके है। हमने क्या किया, इसके अंदर बच्चों यहाँ पे नीचे चारकोल पाउडर बिछा दिया। चारकोल बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, बहुत अच्छे तरीके से एड्सॉर्प्शन करता है और चीज़ों से रिएक्ट भी नहीं होता। इसीलिए इस चैप्टर में चारकोल आपको बहुत दिखने वाला है, सुनने को मिलने वाला है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। पहले जब हमने चारकोल पाउडर नहीं बिछाया था, इसका प्रेशर, इस कंटेनर का प्रेशर था 10 पास्कल। जब हमने इसके अंदर चारकोल पाउडर नहीं बिछाया था तब इस कंटेनर का प्रेशर था 10 पास्कल। अब हमने इसके अंदर चारकोल पाउडर बिछा दिया तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमने क्या देखा कि प्रेशर कम होने लगा, 8 पास्कल, 6 पास्कल, धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगा। ऐसा क्यों, प्रेशर कम क्यों होने लग गया? तो आंसर है प्रेशर कम इसलिए होने लग गया क्योंकि बच्चों वो गैसेस, अच्छा गैसेस प्रेशर कब लगाती हैं? जब वो कंटेनर की दीवारों पे जाके टकराती हैं, तब वो लगाती हैं प्रेशर। अब सवाल ये उठता है, अगर हमने नीचे चारकोल पाउडर बिछा रखा है तो फिर कॉमन सेंस है कि गैसेस जो हैं वो चारकोल के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। और अगर वो एब्जॉर्ब हो गई तो वो कंटेनर पे नहीं टकरा पाएंगी, और अगर वो कंटेनर पे नहीं टकरा पाएंगी तो फिर बेटा एज अ रिजल्ट प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। यस, ओके, चलिए आसान है। अगला सवाल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। अब यार यहाँ पे आप ऐसे लड़ना मत मेरे से, ठीक है, ये क्वेश्चन लड़ना मत, क्योंकि अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तलवारें निकल जाती हैं, चीर फाड़ हो जाती है बेटा अकेडमी के अंदर। साइंस के लिए समझना, कह रहे हैं रॉ शुगर जो होती है, जिसको बेटा हम शक्कर कहते हैं, शक्कर जिसको कई जगहों पे खांड भी कहा जाता है, रॉ शुगर हम कह रहे हैं, जो रिफाइंड नहीं होती है। अगर हम उसको एनिमल चारकोल का मतलब होता है जानवरों की हड्डियों का चूरा। अगेन ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ऐसा करती है, ये तो आपको यार गूगल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत कि सर ये कंपनी कैसे कर रही है, क्या सारी कंपनी ऐसे करती हैं, मुझे इसका आंसर नहीं पता यार। अब कई कंपनियां करती हैं लेकिन बताती नहीं हैं, कई कंपनियां बताती हैं, कई कंपनियां एनिमल चारकोल का इस्तेमाल नहीं भी कर रही है। वो चीनी मुझे नहीं पता, थोड़ी महंगी हो जाती होगी, लेकिन एनिमल चारकोल का मतलब होता है एनिमल की हड्डियों का चूरा। अब इसके लिए स्पेशली एनिमल्स को नहीं मारा जाता होगा, जो एनिमल्स मर गए उनकी हड्डियों का इस्तेमाल किया था। बाकी यार प्लीज उस वे में मत जाओ, और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं आपके घर में जो चीनी आ रही है वो इसी तरीके से रिफाइन हो रखी हो, होती थी पहले, अभी भी कुछ जगहों पे होती होगी, वो आप अपना गूगल कर लो कि मेरे राशन की दुकान वाले भैया के पास जो चीनी आ रही है क्या वो एनिमल चारकोल से पास की जा रही है, गूगल कर लो। चलो अभी के लिए यहाँ पे एनिमल चारकोल है, एनिमल की हड्डियों का चूरा है। अब इसके अंदर से हम लोग क्या पास कराने वाले हैं, रॉ शुगर। रॉ शुगर में शुगर यानी कि सुक्रोज के अलावा कुछ और इंप्योरिटीज, कुछ और केमिकल्स भी होते हैं। तो रॉ शुगर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है रिफाइंड शुगर में, जो हमारे घरों में है बच्चों, उसको यहां से लिक्विड फॉर्म में, आपको पता ना चीनी वगैरह गन्ने के रस से बन रही है, पहले वो लिक्विड फॉर्म में ही है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में यहां से पास कराया जाता है। तो एनिमल चारकोल उन सारी चीजों को अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेता है, जिसकी वजह से चीनी रिफाइन होकर बाहर आ जाती है। कोई लड़ाई नहीं, कोई मारकाट नहीं, कोई डिसलाइक नहीं वीडियो पे। आपको ये तो यार ये तो आपको गूगल करना होगा, तो मैं भी नहीं जानता, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि हमारे घर में जो चीनी आ रही है कि नहीं। बट हाँ, मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट में एक आध कंपनी की देखा था, शायद वो कंपनी पतंजलि थी या कोई और थी, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ उन्होंने लिखा था कि इस चीनी को रिफाइन किया जा रहा है ऑर्गेनिकली, ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहाँ। तो येस, देयर आर सम अदर मेथड्स, बट उसको महंगा होता होगा वो, और उसको सस्ता बनाने के लिए उसको बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना होता होगा। अगेन वो हमारा काम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद, एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। वाई एयर जो है वो ड्राई हो जाती है सिलिका जेल की प्रेजेंस में। ये क्या होता है यार, सुनो, सिलिका जेल क्या होता है। सबसे पहली बात तो सिलिका जेल बहुत अच्छा एक सब्सटेंस है
जो अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेता है वाटर वेपर्स को, मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एडजॉर्ब कराता है। इसकी प्रॉपर्टी है एडजॉर्ब कराता है। आप कोई नई बॉटल खरीद के लाए होगे पानी की अच्छी कंपनी की, न आप कभी कोई नया जूता खरीद के लाए होगे, उसके अंदर एक पाउच सा, एक पैकेट सा मिलता है वाइट से कलर का, कभी कभार ब्लैक से कलर का, उसके अंदर आपको गोलियां फील होती हैं अंदर छोटी छोटी। वो गोलियां क्या हैं बच्चों? वो सिलिका जेल है। वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का काम होता है मॉइस्चर को अपने ऊपर एडजॉर्ब करवाना। अब मान लो आपने बोतल खोली पानी की शॉप पे चेक करने के लिए कि कैसी है, और आपको पसंद नहीं आई, आपने उसे बंद करके वहीं पे वापस रख दिया। अब हुआ क्या, जब आपने बॉटल खोली थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसके अंदर चला गया। अब वो मॉइस्चर अगर अंदर रहेगा तो आपको पता है वो बदबू क्रिएट करेगा। सेम गोज फॉर शूज। आप जूता लेके पहन के गए, ट्राई करके आए वहां पे, जैसे आपने जूता वहां पे ट्राई किया ना, वो जूता आपको फिट नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी है आपने उसको उतार दिया। अब आपके पैर का थोड़ा बहुत मॉइस्चर, पसीना या आसपास का मॉइस्चर वहां पे ऐड ऑन हो गया। अगर वो ऐड ऑन हो गया तो क्या होगा, वो जूते का डब्बा उन्होंने बंद कर दिया, अंदर बदबू आ जाएगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वहां पे सिलिका जेल डालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, हमारे लैब के प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस में भी काम आता है। मान लो मुझे कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रैक्टिकल करवाना है जहां मैं चाहता हूं कि आसपास जो मॉइस्चर हो वो ना हो या बहुत कम हो, और मैं ये एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मान लो मॉनसून में। आप सब जानते हैं मॉनसून में मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। अब उस स्केल में अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो वो फेल हो जाएगा या डेटा गलत देगा। तो क्या करते हैं, छोटे से कवर में मान लो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, वहाँ बहुत सारा सिलिका जेल या उस एपरेटस के आसपास सिलिका जेल लगा देते हैं। सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, ना कि एब्जॉर्ब। हाँ जी, ठीक है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल, यानी कि सिलिका जेल। अब एक सवाल आ रहा है बहुत प्यारा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? पहला फर्क तो हम पढ़ चुके हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब पार्टिकल का ऊपर तक रहना, अंदर ना जाना, इसे क्या कहा जाता है? एडजॉर्प्शन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन का मतलब पार्टिकल का अंदर तक जाना, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड आ रहा है हमारे पास, ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि बेटा पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे रह रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस। वहीं पे एब्जॉर्प्शन जो है बच्चों वो होमोजीनियस है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं बच्चों वो अंदर भी है और ऊपर भी है, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज होमोजीनियस। डन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल, मान के चलो एग्जाम में आने के चांसेस हैं काफी, और अगर एग्जाम में नहीं भी आया, क्योंकि बहुत बार आ चुका है तो शायद अब ना ही आए, इतना ज्यादा फेमस है ये। अब टीचर ने डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि टीचर को पता है बच्चा तो रट्टे मार के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दो तरीके से हम लोग समझेंगे, एक ओरली और एक मैथमेटिकली। क्वेश्चन क्या है कि वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट का लॉस होता है ना, लॉस ऑफ हीट, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का लॉस होता है इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब वो कह रहे हैं जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों है? इसको दो तरीके से समझेंगे। एक है ओरली। ओरली कैसे भाई? ये हमारे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड पे यहां पे सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, सरफेस पे पार्टिकल्स हैं। अब ये सरफेस के पार्टिकल्स की मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और अंदर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होगी, आपको अभी बताया। अब जब ये अपने ऊपर पार्टिकल्स को क्या करवा लेंगे? एडजॉर्प्शन करवा लेंगे। जब ये पार्टिकल्स का क्या करवा लेंगे? एडजॉर्प्शन करवा लेंगे। तो जो ये पार्टिकल्स हैं जो कहां बैठे हुए थे बच्चों, जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई थी ना, उनके ऊपर आके कौन बैठ गया? कोई और पार्टिकल जिसने एडजॉर्प्शन करा लिया। अरे यार मान लो चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन आके बैठ गया यार, तो जब ऑक्सीजन आके बैठा किसके ऊपर? चारकोल के ऊपर, तो चारकोल की जो काइनेटिक एनर्जी जो कि पहले हाई थी अब वो लो हो जाएगी ना। अब एनर्जी हाई से अगर लो हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनर्जी का बच्चों लॉस हुआ है ना। और अगर एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पहले थी हाई अब वो हो गई लो, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। और अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया मतलब कि हीट का एनर्जी का लॉस हो गया, हीट का एनर्जी का लॉस हो गया, तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ओरली तो ऐसे ही समझ में आएगा, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे समझें? क्योंकि भैया टीचर तो मांगेगा मैथमेटिकली। एज डेल्टा जी
इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास फॉर्मूला था 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स। यहां से डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी प्लस डी डेल्टा एस। कुछ नौजवानों और नौजवानियों को, ये क्या होता है, कुछ भी बोलता है आशु तो यार बेटा, कुछ बच्चों को ये शायद फॉर्मूला ना पता हो और इसके टर्म्स ना पता हो, तो 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी और वी कैन से दैट एनर्जी, टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड ऑल, है ना, बहुत लफड़े 11th थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था। तो यहाँ से डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कैसा कहना ठीक है कि एज एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, कैसा कहना ठीक है कि जो एडजॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर ऐसा है तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हम लोगों ने अगेन 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है ना। ऑल्सो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, क्यों, एज एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। मतलब बच्चों कैसे, सुनो, एंट्रोपी का मतलब याद करेंगे रैंडमनेस। तो जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडमली घूम रहे थे। जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था तो सरफेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडमली घूम रहे थे, यस और नो, यस। बट जब एडजॉर्प्शन हो गया तो सरफेस पे पार्टिकल्स अब कम रैंडमली घूम रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई आके बैठ गया। और रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी का कम हो जाना, एंट्रोपी कम हो जाना, तो भैया डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा है बच्चों तो बस अब आपको वैल्यू डाल देनी है। मैं थोड़ा सा अलग कलर करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब अगर ऐसा है तो डेल्टा एच का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, डेल्टा जी जो कि माइनस का आ रहा है, माइनस टी डेल्टा एस अगेन जो कि माइनस का आ रहा है। और एज अ रिजल्ट बच्चों यहां पे आप कोई भी लल्लू बच्चा भी समझ जाए कि ये भी माइनस का है और ये भी अच्छा यार ऑफेंसिव मत हो जाना, थोड़ी सी भाषा मेरी ऐसी ही रहती है, मैं बच्चों को लल्लू लाशें ऐसे बोलता रहता हूं, तो प्लीज ऑफेंसिव मत हो जाना। दिल में मेरे कुछ नहीं, दिल से मैं बहुत साफ हूं बच्चों, ऐसे। अब एक बार मुझे याद है कि मैंने वीडियो में ऐसे ही बोल दिया था गरीब बच्चों, तो और मैंने वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन भी किया था कि मैं गरीब बच्चों मतलब उनको बोलता हूँ जो पढ़ाई में गरीब है। पता नहीं आप लोगों को पेंडुलम वाली वीडियो थी, फिर भी उसमें एक, हालांकि सब बच्चों ने वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक दो कमेंट मैंने पढ़ा था उसमें कि आप ऐसे, यार मैं वो मेरे अकेडमी वाले बच्चे जानते हैं कि मैं ऐसे बोलता हूँ, अबे गरीबों मतलब नॉट दैट, मतलब आप समझे, गरीबों मतलब मेरे लिए होता है पढ़ाई में गरीब है, मतलब जिनके पढ़ाई में हालात थोड़े से पिछड़े हुए हैं, मैं उनको ऐसे इन अ डिफरेंट वे बोलता हूँ, ऐसे दिल पे मत लगाए ना। तो अब मैं जिनको लाशें बोलता हूँ तो इसका मतलब वो थोड़ी कि मैं चाह रहा हूँ मर जाए, लाशें मतलब जो सोते रहते हैं क्लास में, जो मुर्दे हमारे यहाँ ज़ॉम्बीज, ठीक। तो बेटा डेल्टा जी जो है वो माइनस में है और डेल्टा एच जो है वही माइनस में, तो दोनों ये भी माइनस में ये भी माइनस में। अब यार कोई भी माई का लाल या लाली नहीं रोक सकता कि भाई डेल्टा जी जो है वो प्लस आ जाए, सॉरी डेल्टा एच जो है प्लस आ जाए, तो डेल्टा एच भी क्या आएगा बच्चों, माइनस। और अगर डेल्टा एच माइनस आ गया तो दुनिया जानती है डेल्टा एच माइनस का मतलब होता है कि हीट निकल रही है, और अगर हीट निकल रही है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वाह आइस प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यार देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में नहीं भी आया कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल्स आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर आगे जाके हायर क्लासेस में न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा अभी कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ओरली कैसे पढ़ा, सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी काफी हाई होती है, उसके ऊपर आके कोई पार्टिकल बैठता है जिसकी वजह से वो उसको स्टेबलाइज कर देता है और एनर्जी को लो कर देता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट बच्चों प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी का लॉस होता है। सेकेंडली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और उस हिसाब से डेल्टा एच आ गया डेल्टा जी प्लस डेल्टा एस। अब जब प्रोसेस एडजॉर्प्शन अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा बिकॉज एंट्रोपी कम हो रही है, जिसके कारण वर्ष बच्चों
इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो, डेल्टा एच भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब है कि जो प्रोसेस है उसमें जो हीट है बच्चों वो निकल रही है, एंड दैट इज व्हाई प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, तो ये एग्जाम में आएगा। अगर 2 नंबर का आता है तो आपको दोनों तरीके से समझाना है, आपको उसे मैथमेटिकली भी समझाना है और उससे पहले उसको ओरली तो समझाना ही है बच्चों। डन है, चलिए चलिए चलिए। एक टॉपिक आ रहा है आज का, टॉपिक का नाम है व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है और इसे कैसे अचीव किया जाता है, इसे कैसे किया जाता है, इस बात को भी थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करेंगे अपने मन में कि एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट में एक्टिवेशन का मतलब क्या है। सुनो यार, मान लो आप एक चारकोल पाउडर खरीद के लेके आए, आप एक जगह से क्या खरीद के लेके आए, चारकोल पाउडर। अब वो चारकोल पाउडर हो सकता है उसने जब पैक किया हो तो वो कहीं खुले में पड़ा हो, या आप उसको डब्बे में लाए हो तो डब्बा आप बार बार खोल रहे हो, बंद कर रहे हो। तो चारकोल पाउडर जो कि बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, वो अपने ऊपर चीजों को क्या करवा लेगा, एड्सॉर्ब करवा लेगा। अब सुनो, ध्यान सुनना, ये चारकोल है, इसने अपने ऊपर चीजों को एड्सॉर्ब कराया हुआ है, ठीक है ना, इसने अपने ऊपर चीजों को एड्सॉर्ब कराया है। अब अगर इसने अपने ऊपर चीजों को एड्सॉर्ब करवाया हुआ है तो ये और चीजों को एड्सॉर्ब तो नहीं करवा पाएगा, ये और चीजों को एड्सॉर्ब नहीं करवा पाएगा क्योंकि इसने पहले से ही कुछ चीजों को एड्सॉर्ब करवा रखा है। यार एक कुर्सी पे अगर मैं बैठा हुआ हूं तो कोई और आके नहीं बैठ सकता, प्लीज ये मत बोलना गोदी में बैठ जाएगा, वो अलग बात है। कैसे बातें कर रहा बेटा, एक कुर्सी पे एक जगह खाली थी तो कोई आके बैठ गया, मैं आके बैठ गया। अब उस कुर्सी पे तब तक कोई और नहीं बैठ सकता जब तक वहां से मैं हट ना जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, चारकोल या किसी भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर कुछ खाली सीटें ही होती हैं, इन्हें आप खाली सीटें कह लें। अब अगर उस चारकोल खुले में रखा हुआ है तो वो सीटें भर जाएंगी क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई गैस आके बैठ जाएगी, और अगर कोई आके बैठ गया तो चारकोल फर्दर क्या नहीं करवा पाएगा, एड्सॉर्प्शन। तो अगर मुझे उससे फर्दर कोई एड्सॉर्प्शन करवाना है तो उसके ऊपर बैठी हुई चीजों को, जो उसके ऊपर पहले से बैठी हुई चीजें, मुझे उनको वहां से हटाना होगा, एंड दिस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी पहले से ही बैठी हुई चीजों को वहां से हटाना, पहले से ही बैठे हुए एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेंट से हटाना इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो डीज ऑप्शन नहीं हुआ। हाँ, डीज ऑप्शन नहीं है, बट पर्पस, सोल पर्पस है कि पहले से जो चीजें बैठी हुई उनको हटाएं ताकि किसी और को बैठा सके। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नथिंग बट डीज ऑप्शन। डीज ऑप्शन में भी तो क्या था, हमने उसके ऊपर चीजों को जो बैठी हुई थी उनको हटाया था यार, तो इट्स ऑल सेम थिंग। ओके ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसे कैसे किया जा सकता है, हाउ इट इज अचीव्ड। आप मुझे बताओगे कुर्सी पे आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और आपको उसको वहां से हटाना है, तो क्या 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल मतलब उसको पकड़ो और खींच दो, मतलब ऐसा करना मत यार, एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं। तो दिस इज नोन एज मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन, आप उसे मैकेनिकल रब कर दो। मान लो आप चाहते हो चारकोल के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, आयरन के ऊपर कोई गैस आके बैठी है, रस्ट बैठा हुआ है, आप उसे मैकेनिकली रबिंग कर दो तो इट इज वो डीज ऑप्शन, वो वहां से हट जाएगा। सेकेंड है बच्चों हीटिंग द एड्सॉर्बेंट। आप एड्सॉर्बेंट को हीट कर दो, दोस्त की कुर्सी के नीचे आप आग लगा दो, लोहे की कुर्सी है तो आपका दोस्त शुरू में ऐसे बैठा रहेगा, धीरे धीरे कुर्सी गर्म होगी, दोस्त भी गर्म होगा, माहौल भी गर्म होगा और क्या वो वहां से हट जाएगा। इसके बाद आता है बेटा बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन का मतलब कोई केमिकल डाल दो, ये तो बिल्कुल नहीं दोस्त के साथ इमेजिन करना आपको, लेकिन वैसे मान लो यार चारकोल है, चारकोल को हीट कर देंगे, मैंने बताया था आपको, तो उसमें से गैसेस हट जाएंगी। तो किसी में हम मैकेनिक, अब चारकोल पाउडर में आप मैकेनिकल रबिंग तो यूज ही नहीं कर सकते, चारकोल पाउडर है, पाउडर में रबिंग कैसे करोगे, है ना, इसलिए वहां पे हीटिंग करेंगे। लेकिन आयरन या मेटल्स के केस में हम मैकेनिकल रबिंग करते हैं। अब कांच है, कांच के केस में हम ज्यादा रब नहीं कर रहे हैं, रब कर भी रहे तो हट नहीं रहा, हीट भी नहीं कर पा रहे, तो वहां पे हम केमिकल एक्शन, कोई तेजाब जैसे हार्पिक वगैरह टॉयलेट सीट पे यूज कर रहे हैं, या बर्तनों में हम लोग 100 नींबुओं की शक्ति यूज कर रहे हैं उसमें चिकनाहट को हटाने के लिए बच्चों, ऑल दीज आर बेसिकली केमिकल एक्शन। वहां पे हम केमिकल एक्शन का इस्तेमाल करके उनको वहां से बच्चों हटा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट, डीजॉर्प्शन। तो ये पहला है हमारे पास व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और हमने फिर पढ़ा कि एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसे करते हैं, मतलब एड्सॉर्प्शन जो हो चुका है
एक एड्सॉर्बेंट पे उसको कैसे हटाएं ताकि और एड्सॉर्प्शन करा सकें, ठीक है। और हमने ये पढ़े कुछ क्वेश्चन, लेकिन मेन टॉपिक हमारा आज का रहा एड्सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहा एड्सॉर्प्शन। अगली क्लास का, अगले लेक्चर का, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, वहां पे हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन भी पढ़ लेंगे, फिजिकल, केमिकल। उसके साथ साथ हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म यानी कि थ्योरी ऑफ वैकेंट स्पेसेस भी पढ़ लेंगे, और कोशिश करेंगे बेसिक और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें। और जहां तक मुझे लगता है उसके अगली क्लास में हम कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी 4 लेक्चर तो लगेंगे यार इसको कराने के लिए। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, 4 नहीं तो 5, मुझे लगता है 5 भी लग सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो संडे को भी लेक्चर डाल देंगे, लेकिन उस चीज़ की टेंशन मत, तो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म कराएं। 9th, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, 9th एंड 10th वाले बैच का जो हमने चैनल लॉन्च किया था, थोड़ा पहले कर दिया था, तो वहाँ तो सिलेबस हमारा हो जाएगा ख़त्म। मेरा तो हो भी गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स बढ़ा दूंगा अब, और आपका कोर्स ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चाहे आपका अगर मान लो आपका एग्ज़ाम अगर 25 अप्रैल को है, तो हो सकता है 24 अप्रैल हो, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिलहाल इतना, ये स्लाइड वगैरह आपको मिल जाएंगी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन और उनके बीच में डिफरेंसेस। तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों।